हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूजा और आज हम प्रीवियस ईयर में जो एमओ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द अपीयरेंस ऑफ स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स इन ईईजी इज कोरिलेटेड विथ विच पार्ट ऑफ स्लीप। के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल के बारे में पूछा है कि ईईजी के किस पार्ट में होता है। तो ऑप्शंस में है NREM 1, 2, 3 और रैम स्लीप। तो क्वेश्चंस देखो, आंसर करने से पहले हम ना स्लीप साइकिल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम सोते हैं ना तो हमारा रैम स्लीप स्टार्ट होता है, जो कि टोटल जो स्लीप का टाइम होता है उसका 25% टाइम लेता है। इसके अंदर बीटा वेव बनते हैं, नाइट मेयर्स आते हैं, मतलब जो भी सपने आएंगे वो हमें याद रहेंगे। ठीक, इसके बाद हम धीरे धीरे रैम ये नॉन रैम के अंदर जाते हैं। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो NREM स्टेज 1 के अंदर जो जितना भी टाइम होता है उसका टोटल 5% टाइम लेता है ये NREM स्टेज 1, है ना। इसके अंदर थीटा वेव बनती है। NREM स्टेज 2 की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट टाइम, जितना भी स्लीप का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम NREM स्टेज 2 लेता है और ये टोटल स्लीप का 45% पार्ट होता है। ठीक है, इसी इसी टाइम पे है ना स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, तो अब अगर NREM 3 और 4 की बात करें, ये टोटल स्लीप का 25% टाइम लेते हैं और ये डीप स्लीप होती है। ठीक है, इस टाइम पे जो भी मतलब इसमें पेशेंट है ना वो स्लीप वॉकिंग, टॉकिंग, नाइट टेरर, नाइट एन्यूरेसिस ये सब होता है और इसमें डेल्टा वेव बनती हैं। तो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल किधर बन रही है, NREM स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा है नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट पूछा है ना। तो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ ले पहले। देखो, एनायन गैप में क्या होता है कि सोडियम का अमाउंट उसमें से माइनस करते हैं बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स को। तो नॉर्मल रेंज होती है 12 ± 4। ठीक है, तो अब अगर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉज अगर देखें तो उसका न्यूमोनिक है यूज्ड कार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हो गया U फॉर यूरेट्रल डाइवर्जन, S फॉर सेलाइन इन्फ्यूजन, E फॉर एंटेरोकट मतलब फिस्टूला। ठीक है, और D फॉर डायरिया, C फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और A फॉर एड्रीनल इंसफिशियंसी और R फॉर RTA। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूछा है कि किस में नहीं होगा। देखो RTA में तो था ही, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप टाइप 1, 2 और टाइप 4 के अंदर तो होगा, तो यूरेमिया ऑफ रीनल फेल्योर में नहीं होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। तो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो उसके अंदर ड्रग इनटेक, तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेने की वजह से होता है। तो आइसोनियाजिड अगर कोई ले रहा है या फिर एस्प्रीन अगर कोई ले रहा है तो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा रीनल फेल्योर में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में या फिर स्टारवेशन की कंडीशन में, मैथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग इसमें हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ड्रग विच इज स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टीरेटोजन। तो टीरेटोजेनिक ड्रग कौन सी है, मतलब जो कौन सी प्रेगनेंसी के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी ड्रग नहीं देंगे जो टीरेटोजेनिक होती है बच्चे के लिए, है ना, वो ड्रग के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए पहले हम कुछ टीरेटोजेनिक ड्रग्स पढ़ लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो है ना वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देते क्योंकि ये फोकोमेलिया करवाता है, फोकोमेलिया या फ्लिपर बेबी सिंड्रोम। इसके अंदर प्रॉक्सिमल लिम्स का साइज कम हो जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल लिम्ब डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर एपिलेप्टिक ड्रग्स की बात करें तो एपिलेप्सी में जो ड्रग्स दी जाती है जैसे वेल्प्रोइक एसिड या फिर फेनेटोइन, वेल्प्रोइक एसिड है ना वो उसके सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे ख़राब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, तो और ये करवाती क्या है,
जो एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देती है, क्योंकि ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा लिथियम कार्डियक डिफेक्ट्स करवाती है, जैसे एब्स्टीन एनोमेली। इसके अलावा आइसोट्रेटिनोइन जो है ना वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवाता है। ACEARB जो है ना वो रीनल एजिनेसिस करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टेट्रासाइक्लिन्स की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो टीथ और बोन का डिफेक्ट करवा देती है, इसलिए ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर नहीं दी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसोट्रेटिनोइन, क्योंकि ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट करवा रहा था, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि WHO रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयोडीन इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ठीक है। तो पहले देख लें किसके लिए कितना चाहिए होता है आयोडीन। तो देखो, RDA है आयोडीन की बच्चों में 90 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, एडल्ट के लिए 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, प्रेग्नेंट के लिए 250 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग फीमेल के लिए 280। तो अपन से क्या पूछा है? ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल। 280 ऑप्शन में नहीं है तो उसके जो भी नियरेस्ट होगा उसको आंसर में दे देंगे, ठीक है। तो 290 माइक्रोग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो देखो, इसमें पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड द टॉप ऑफ पिरामिड फॉर सेम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेफ्टी नीड। देखो पहले मास्लोज हायरार्की देख लें। देखो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या मतलब सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? खाना, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए होता है। तो फूड, वाटर, क्लॉथ और शेल्टर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब सब आ गया, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान आ गया। तो उसके बाद देखते हैं कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको चाहिए कि हमारे कोई रिश्तेदार हों, फैमिली मेम्बर्स हों, ये सब होना चाहिए, है ना। तो लव्ड वंस एंड बिलोंगिंग्स मतलब फैमिली और फ्रेंड्स हो गया। फिर इसके बाद सेल्फ एस्टीम, कुछ कुछ अचीव करना है, रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, ये हो गया, है ना। है ना। फिर इसके बाद में हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है? एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बेस इज नॉन एज, ठीक है। तो इसके इसके ऑप्शंस हैं जॉन्स फ्रैक्चर, बॉक्सेस फ्रैक्चर, बैनेट फ्रैक्चर और मार्च फ्रैक्चर। तो पहले नॉर्मल फ्रैक्चर्स के बारे में जान लें थोड़ा थोड़ा। एक हो गया गैलेजी फ्रैक्चर। गैलेजी फ्रैक्चर होता है रेडियस का फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर, ठीक है। रेडियस का फ्रैक्चर हो जाता है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है ना उसका डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर जो है ना वो प्रॉक्सिमल अल्नार फ्रैक्चर है ना। अल्ना का फ्रैक्चर हो जाता है और रेडियस का हेड जो है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कॉलीज फ्रैक्चर। रिस्ट के लेवल पे दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर और इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर। अगर एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर की बात करें रिस्ट में तो दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, कॉलीज फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर, है ना। तो अगर कॉलीज फ्रैक्चर है तो जो एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर रिस्ट का फ्रैक्चर है उसके बाद जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ना वो अगर डोर्सल डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसका तो उसको बोल देंगे कॉलीज फ्रैक्चर। और अगर उसका वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये अंदर वाले पार्ट की तरफ, मतलब अंगूठे वाली साइड में अगर डिस्प्लेस होता है तो वो हो गया स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसके बाद सोफर्स फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिक्यूलर रिस्ट का फ्रैक्चर होता है, ये आइसोलेटेड रेडियल स्टाइलोइड फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल की बात करें तो फर्स्ट मेटाकार्पल के लेवल पे दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, बेनेट फ्रैक्चर एंड रोलेंडो फ्रैक्चर। तो बेनेट फ्रैक्चर है ना वो पार्शियल फ्रैक्चर है जो कि डिस्प्लेस होता है, ठीक है। मतलब जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और रोलेंडो फ्रैक्चर है ना वो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है और अनडिस्प्लेस्ड होता है, फ्रैक्चर्ड पार्ट डिस्प्लेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हाथ के कुछ फ्रैक्चर। इसके बाद अगर हम
ये लेग के फ्रैक्चर या फुट फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर एक हो गया चौपाट। चौपाट फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर एट इंटरटार्सल जॉइंट, मतलब टार्सल्स के बीच में अगर फ्रैक्चर होता है तो वो हो गया चौपाट फ्रैक्चर, ठीक है। एक होता है लिस्फ्रैंक फ्रैक्चर। तो लिस्फ्रैंक फ्रैक्चर होता है एट द टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ठीक है। फिर है एविएटर फ्रैक्चर। एविएटर फ्रैक्चर टेलर नेक फ्रैक्चर होता है, टेलस के नेक का फ्रैक्चर होता है, ठीक। इसके बाद होता है जोन्स फ्रैक्चर। जोन्स फ्रैक्चर जो है ना वो बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर है। तो जोन्स ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल फ्रैक्चर है जोन्स फ्रैक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये इसमें पूछा है कि फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया जोन्स फ्रैक्चर। ओके, थैंक यू।